डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम CSS PMS का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम लीग का क़याम। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड जानते हैं कि आखिर मुस्लिम लीग का क़याम क्यों अमल में आया और इसकी अचीवमेंट क्या थी, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। अगर हम बैकग्राउंड को देखें तो 1857 के अंदर 1857 के अंदर जिसे हम वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, और जो ब्रिटिश है उसे रिवोल्ट कहते हैं। इसे रिवोल्ट यानी बगावत कहते हैं, हम इसे आज़ादी की जंग कहते हैं। जब मुसलमान इस जंग को हार जाते हैं तो उसके बाद जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश मुसलमानों के एंटी हो जाते हैं, यानी उनकी जो तमाम तर पॉलिसियां हैं वो मुसलमानों के मुखालिफ हो जाती हैं। और इसके साथ साथ जो हिंदू थे वो उनके लोयल नजर आना शुरू हो जाते हैं, यानी हिंदुओं को वो अपने करीब करते हैं और तमाम किस्म की सहूलियात और करीबी होते भी हिंदुओं को देते हैं ताकि मुसलमान दोबारा से मुत्तहिद होकर ब्रिटिश के खिलाफ ना लड़ सकें, क्योंकि मुसलमानों के हाथों से ही इक़्तिदार उन्होंने छीना होता है। इस तरह मुसलमानों पर हर किस्म के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, चाहे वो मुआशी दरवाजे हों या सकाफती दरवाजे हों। इसके बाद जब हम देखते हैं कि 1867 के अंदर जब हिंदी उर्दू कंट्रावर्सी आता है, यानी उर्दू हिंदी तनाज़ा आता है, तो बनारस के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ ये मुहिम चलती है कि उर्दू की जगह हिंदी रस्मुल खत को सरकारी जबान दी जाए। तो इस तरह जो सर सैयद अहमद खान है वो मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं और उर्दू की प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और ये कहते हैं कि अगर हिंदुओं को मुसलमानों की ज़बान से इख्तलाफ है, यानी वो मुसलमानों की ज़बान को पसंद नहीं करते, तो वो मुसलमानों के साथ कैसे रह सकते हैं। यानी आप ये कहें कि टू नेशन थ्योरी या दो कौमी नज़रिया का जो बानी था वो सर सैयद अहमद खान था, क्योंकि उर्दू हिंदी कंट्रावर्सी की वजह से सर सैयद अहमद खान ने हिंदुओं पर भी तनकीद की थी। उसके बाद हम देखें 1867 के बाद जो 1875 है, 1875 के अंदर एक तंजीम बनती है जिसका नाम आर्या समाज था। अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था मुसलमानों को दबाना, यानी मुसलमानों को जबरदस्ती हिंदू बनाना था। यानी ये तंजीम ये कहती थी या तो खुद को हिंदू बना लो या जो कंट्री है उसे ही छोड़ जाओ, या इस हिंदू के इलाके को छोड़ जाओ या हिंदू बनकर जिंदगी गुजारो। इस तरह मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ टूटे जा रहे थे 1857 की जंग आज़ादी के बाद। इसके बाद हम देखते हैं 1883 के अंदर एक तंजीम बनी जिसका नाम गांव गांव कुशा सभा था, जिसका मकसद ये था कि जो मुसलमान हैं जो अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं और जो गांव की या इसकी काऊ की कुर्बानी करती है, वो कुर्बानी ये करेंगे, वो उसे ज़बह करेंगे, उनकी मुकद्दस जो मुकद्दस उनका जो एक सिंबल है, अगर उसे ख़त्म करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसकी वजह से जो ईद उल अजहा थी, उस वक्त की जो ईद उल अजहा थी, जब मुसलमानों ने कुर्बानियां की तो बहुत से मुसलमानों को जिंदा मार दिया गया कि उन्होंने उनकी जो मुकद्दस गायें हैं उन्हें क्यों ज़िबा किया। यानी मुसलमानों पर अपनी मजहबी रसूमात अदा करने पर भी पाबंदी आयद की गई। इसी के साथ साथ जब 1885 के अंदर जब कांग्रेस बनती है तो सर सैयद अहमद खान मुसलमानों को इससे दूर रहने का, पॉलिटिक्स से दूर रहने का मशवरा देते हैं कि खुद को पहले एजुकेट करो और फिर पॉलिटिक्स में आओ। लेकिन इसके अंदर कुछ मुसलमान भी शामिल हो जाते हैं। तो जैसा कि सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि जो ये जमात है ये जो बरसगीर के लोगों की नुमाइंदगी के लिए बज़ाहिर नजर आती है, लेकिन ये हिंदुओं की जमात एक दिन होगी। और 1898 में सर सैयद की वफात के बाद 1905 में जब बंगाल को तकसीम किया गया तो ये बात सामने आई कि ये जमात बिल्कुल हिंदुओं ही की नुमाइंदा जमात थी। और साथ जब
1892 के अंदर जो वो एक कानून, एक लॉ पास करते थे, यानी जो एक्ट आया था, उसके अंदर भी मुसलमानों को उनके बुनियादी जो राइट्स हैं उनसे महरूम रखा गया। यानी 1857 वाली जो ज्यादती थी वो तकरीबन 40 साल गुजर जाने के बाद भी वो पूरी ना हो सकी, और अभी भी वो मुसलमानों को अपने लिए खतरा समझते थे। यानी मुसलमानों को महरूम रखा जा रहा था उनकी जॉब्स के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेटिव के हिसाब से, और मुख्तलिफ तंजीमों के अंदर शमूलियत के हिसाब से। इसी के साथ साथ जब 1905 के अंदर 1905 के अंदर जब बंगाल को डिवाइड कर दिया जाता था, डिवाइड कर दिया गया लॉर्ड कर्जन के मशवरे पर, जब बंगाल को ईस्ट और वेस्टर्न बंगाल में डिवाइड कर दिया गया, तो इसकी वजह से जो मुस्लिम थे ईस्टर्न बंगाल के अंदर, जो मुस्लिम थे उनके राइट्स प्रोटेक्ट होना शुरू हो गए, क्योंकि वहां पर अमन आया, हाई कोर्ट बनी, एजुकेशन डेवलप हुए, मुसलमानों को जॉब्स मिली। तो उसके बरअक्स जो हिंदू थे, हिंदुओं ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और स्वेडिश मूवमेंट चलाई, अंग्रेजी अशिया का बायकाट किया, स्कूल्स का बायकाट किया, और जो कांग्रेस के नुमाइंदे थे वो भी इसके साथ साथ शामिल हो गए। यानी कांग्रेस ने ये टिल्ट मुजाहरा किया कि वो मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि जो हिंदुओं के साथ खड़े हैं, क्योंकि जो हिंदू थे, हिंदू के अखबार या सहाफ़ी या प्रेस थे, वो उनका लॉस हो रहा था, क्योंकि उनका अब जो इजारादारी थी उसका खात्मा हो रहा था। इसी तरह जो हिंदू वकील थे उनकी इजारादारी का भी खात्मा हो रहा था। और वहाँ की जो काली थी, जो सेवाजी की बीवी थी, उसकी जो मुकद्दस जमीन थी उसका भी बंटवारा हो रहा था। इस तरह हिंदू जो थे वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसके अंदर जो 1906 के अंदर यकम नवंबर के अंदर जो शिमला डिप्यूटेशन यानी शिमला का जो वफ्द था, जो सरागा खान की क्यादत में 35 रुकनी वफ्द उनके पास गया था, और उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, यानी पॉलिटिकली भी प्रोटेक्ट किया जाए। पॉलिटिकली से क्या मुराद है, मुसलमानों को आज जुदागाना इंतखाबात दिए जाए और उनकी नुमाइंदगी जो है उनकी तादाद से ज़्यादा हो, और उनको एजुकेशन के हिसाब से भी प्रमोट किया जाए, फंड की प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो अलीगढ़ जो कॉलेज है उसे यूनिवर्सिटी बना सकें, और एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर भी उन्हें मुकम्मल तौर पर सपोर्ट फराम की जाए, उनका भी हिस्सा रखा जाए। और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उनके भी जजेस लगाए जाए, और इसके साथ साथ उन्हें इकोनॉमिकल भी सहूलियात फराहम की जाए, यानी उन्हें जॉब्स के अंदर हिस्सा दिया जाए। जब लॉर्ड मंटो से मुसलमानों ने मुलाकात की तो लॉर्ड मंटो ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया, यानी उन्होंने कहा कि हम आपके मुतालबात जो 1909 के अंदर एक्ट आएगा जिसके जरिए बरसगीर का निज़ाम चलेगा, हम उस कमेटी के सामने आपकी सिफारिशात रखेंगे, और आपके साथ जो ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, नाइंसाफ़ी हुई, मैं उससे आगाह हूँ, और लिहाजा मैं आपका ये तमाम मुतालबात उस कमेटी के सामने रखूंगा। इस तरह ये बैकवर्ड में तमाम मामलात हुए। तो इन तमाम मामलात की वजह से फिर 1906 के अंदर जब 1906 के अंदर ही जब उन्होंने मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का जब इजलास हुआ नवाब सलीमुल्लाह खान की रहाइश गाह पर, तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने कहा कि हमें ऐसी जमात चाहिए जो कांग्रेस की तरह ना हो, यानी हिंदुओं की नुमाइंदा ना हो बल्कि मुसलमानों की नुमाइंदगी भी करे। इसी तरह वकारुल मुल्क को ने भी ये खिताब किया कि हमें ऐसी जमात की ज़रूरत है जो कि समुंदर पार भी मुसलमानों की आहो पुकार को सुन सके। इस तरह मोहम्मदन एजुकेशनल को ख़त्म करके मुस्लिम लीग का ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया, और ये 30 दिसंबर 1906 के अंदर मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। और जो आगा खान वो इसके पहले सदर बने, और इसके साथ साथ अलीगढ़ में इसका बुनियादी दफ्तर बना। और इसका जो पहला इजलास था वो कराची के अंदर हुआ और दूसरा अलीगढ़ में, और इसका 21वां जो इजलास था जो 1930 के अंदर हुआ, जिसमें इल्लामा इकबाल ने खुतबा सदारत दिया, और इसका 27वां इजलास जो था 1940 में हुआ, जिसमें कायद आज़म ने खुतबा सदारत की, और
पाकिस्तान के क़याम का मुतालबा किया और इसका 33वां और आखिरी इजलास 14 अगस्त 1900। इस तरह ये मुस्लिम लीग का जो क़याम है वो 1930 दिसंबर 1906 के अंदर हुआ और इसका पहला इजलास 1907 के अंदर और 21वां 1930, 23वां 1940 और 33वां 14 अगस्त 1947 को हुआ। ये मुस्लिम लीग के क़याम का बैकग्राउंड है और मुस्लिम लीग क्यों कायम की गई ये उसकी वजूहात है। अब हम मुस्लिम लीग के क़याम की जो काज़ीज़ हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, फिर इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करते हैं कि इसने क्या क्या अचीवमेंट हासिल की। अब हम डिस्कस करेंगे कि मुस्लिम लीग को क़याम करने के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, मकासद थे, वो क्या थे। शुरू के अंदर जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो लॉयल्टी था, यानी इसका जो काम था वो ब्रिटिश के साथ लॉयल रहना था। मुस्लिम लीग के क़याम का जो मेन मकसद था ब्रिटिश के साथ लॉयल रहना, उनसे वफादारी करना, और इसका जो नंबर 2 ऑब्जेक्टिव था वो मुस्लिम्स राइट्स को प्रोटेक्ट करना। मुस्लिम्स राइट को प्रोटेक्ट करना था, मुस्लिम राइट्स को प्रोटेक्ट करना इसका दूसरा बड़ा मकसद था। और नंबर 3 जो इसका बड़ा जो मकसद था वो ये था कि जो अदर जो जमातें हैं, अदर जो दूसरी जो नेशंस हैं या दूसरी जो जितनी भी लीग्स हैं उनके साथ कोऑपरेट करना, उनके साथ कोऑपरेट करना। लेकिन जब 1911 के अंदर जो बंगाल था, बंगाल की एनरोलमेंट कर दी गई, बंगाल की एनरोलमेंट यानी उसकी तनसीख कर दी गई। वो जबकि 12 दिसंबर 1911 के अंदर जब बंगाल की तनसीख कर दी गई, बंगाल को ख़त्म कर दिया गया, तो फिर 1913 के अंदर मुस्लिम लीग ने अपने आइन में तब्दीली की और इसने कहा कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो है वो गवर्नमेंट का हसूल होगा, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट का हसूल होगा। और इसके साथ साथ जो इसका बुनियादी मकसद बन गया वो ये है कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कायम करना, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कायम करना, और उसकी जो मुसलमान हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए स्ट्रगल करना, मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए स्ट्रगल करना। क्योंकि 1913 के अंदर जो कानपुर का हादसा भी हुआ जिसमें 133 मुसलमान शहीद हो गए, एक मस्जिद को गिरा दिया गया था ब्रिटिश की तरफ से, तो मुसलमान जो थे उनके अंदर बरतानिया के लिए काफ़ी ज़्यादा नफरत थी और वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को देखने लगे और इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट का भी सोचने लगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हिस्ट्री के अंदर। करते हैं कि मुस्लिम लीग के क़याम की वजह से मुसलमानों को क्या क्या फ़ायदे मिले, मुसलमानों ने इससे क्या क्या फ़ायदे हासिल किए। तो मुस्लिम लीग के क़याम के बाद जो मुसलमानों को सबसे पहला जो फ़ायदा हुआ उन्हें एक लीडरशिप मिली, उन्हें एक ऐसी लीडरशिप मिली जो कि मुस्लिम्स राइट को प्रोटेक्ट कर रही थी, मुस्लिम राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही थी। वो प्रोटेक्शन चाहे उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से हो, यानी उन्हें जॉब्स प्रोवाइड की जाए, या उनकी एजुकेशन के हिसाब से हो, या उन्हें मुस्लिम जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1920 में प्रोवाइड की जाए, या उनकी जो सेंट्रल के अंदर और प्रोविंस के अंदर सीट्स हों, या सेपरेट इलेक्ट्रोलेट हो, या मुसलमानों के जो अलग एक सेपरेट मुकम्मल तौर पर सेपरेट कंट्री की सूरत में हो, या मुसलमानों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की सूरत में हो, मुसलमानों के रिलीजियस राइट को प्रोटेक्ट करने की सूरत में हो, या उसके जो सकाफती राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की सूरत में हो। यानी हर जगह मुस्लिम लीग जो है मुसलमानों को लीड करती रही, लीडरशिप बनकर, एक अच्छी लीडरशिप बनकर सामने आई और मुसलमानों को इन तमाम जगह पर प्रोटेक्ट किया। और बरसगीर के अंदर जहां कांग्रेस थी जो कि हिंदुओं की नुमाइंदा जमात बन के खड़ी थी, उसके फेस टू फेस खड़ी हुई, यानी वो जमात जिसने 1857 से लेकर 1905 तक, यानी तकरीबन 48 साल तक हिंदुओं हिंदुओं के जुल्मों से तम
اور برٹش کے ظلم و ستم کا سامنا کیا، برٹش اور ہندوؤں کی ناانصافی اور ظلم و ستم کا سامنا کیا، اور اس کے بعد 1906 میں اس نے اپنا قیام کیا، اور 1906 کے بعد اس نے 1916 کے اندر ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ لگایا اور انہیں ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی، لیکن 1930 کے اندر جب بات نہ بنی تو اس نے تصور دیا، آئیڈیولوجی دی تاکہ مسلمان اپنے رائٹس کے لیے سیپریٹ کنٹری کا سوچیں، اور 1940 کے اندر جب کانگریس منسٹریز نے ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو انہوں نے مطالبہ بھی کیا پاکستان کی ڈیمانڈز کی، پاکستان یعنی سیپریٹ کنٹری کی ڈیمانڈ کی، اور یہ ڈیمانڈ پھر 7 سال کی مسلسل سٹرگل کے بعد پاکستان کے نام کے ساتھ معرض وجود میں آئی، اور جب 14 اگست 1947 کو قائد اعظم کی صدارت میں اس کا 33واں اجلاس ہوا تو قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ کو مسلم لیگ آف پاکستان کے نام سے بدل دیا، اس طرح ایک پولیٹیکل جماعت کا سفر مکمل اختتام پر ہوا، اور اس کا رزلٹ جو تھا وہ پاکستان کی صورت میں ملا۔ اس کے علاوہ برصغیر کے اندر سب کنٹیننٹ کے اندر دوسری اور بھی جماعتیں تھیں جو کہ مسلمانوں کے رائٹس کے لیے پروٹیکشن کے لیے کام کر رہی تھی، لیکن وہ اتنی زیادہ سپورٹ انہیں حاصل نہیں ہوئی جتنی کہ مسلم لیگ کو ہوئی، یعنی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت صرف مسلم لیگ ہی نہیں تھی بلکہ دوسری بھی ہر جگہ جماعتیں موجود تھی، لیکن مسلم لیگ کو زیادہ امپورٹنس ملی کیونکہ انہوں نے فرنٹ فٹ پہ آ کے مسلمانوں کے رائٹس کی بات کی، اور اس کے اندر جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ انتہائی پڑھی لکھی، سمجھدار، دانشور تھی۔ اس طرح یہ مسلم لیگ کا قیام، آبجیکٹیو، کازز اور امپورٹنس ڈسکس کی ہے۔ اگر آپ سی ایس ایس یا پی ایم ایس کی تیاری کر رہے ہیں تو اسکولر اکیڈمی کو وزٹ کریں، وہاں آپ کو ہر قسم کے لیکچر فری مل جائیں گے۔ ابرار احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اگر آپ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان سی ایس ایس، پی ایم ایس، پی پی ایس سی کے لیے پریشان ہیں تو پریشانی چھوڑ گئے اور اسکالر اکیڈمی کو سبسکرائب کیجیے اور مستقبل کو بہتر بنائیے۔